बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मार्का हक बुनियादुल मरसूस की पहली सालगिरह, पहला जश्न आप सबको, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस जश्न को हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे दुश्मन की जानिब से इस पाक अर्ज़ वतन पर एक मरतबा फिर जारियत की कोशिश की गई थी। सन 2025 जो ज़ाहिर है पिछला साल था, और इस साल में, पिछले साल में जो पाकिस्तान के इस मार्का हक के बाद जितनी भी फतूहात आ रही हैं, इस सब पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार का एहसान अजीम है कि उसने हमें फ़िज़ाओं के जो शाहीन दिए हैं वो हमारे आसमानों के निगहबान हैं, पानियों के जो अमीन दिए हैं वो हमारे समंदरों के मुहाफ़िज़ हैं, और हमारी बर्री फ़ौज हम सब की शान और हम सब की ज़ाहिर है न सिर्फ ये कि तर्जुमान है। आज बल्कि मेरे ख्याल है गुज़िश्ता रोज़ जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ISPR की जानिब से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने का एक मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, जिसमें उन्होंने बारहा इस बात को दोहराया कि हमने अभी तक जो ज़ाहिर है डिटर्जेंस शो की थी वो तकरीबन 15 से 10% थी, जिस पर हमने अपने दुश्मन को सिखाया, बताया, जताया कि तुम ये सब करोगे तो फिर ये सारा खुमियाजा बहरहाल भुगतना पड़ेगा। और जब मैं ज़ाहिर एयर डिफेंस के लोगों के हवाले से जब वहाँ बात हो रही थी, तो जब उन्होंने ये कहा कि मुझे कहना पड़ेगा कि हम 8-0 पर हैं, तो बहुत अजीब सी दिल में खुशी महसूस हो रही थी। और वो इसलिए हो रही थी क्योंकि दुनिया में बड़ी चेमागोइयाँ थी, और कल ही के रोज़ हिंदुस्तान के भी लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी फौज के लोगों ने भी इतनी आए बाएं शाएं कर रहे थे, एक लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो असल में कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, क्या क्लेम है उनके पास। और सबसे अहम तरीन सवाल, अब आज जब हम बैठे हुए हैं तो दुनिया के अखबारात और रसाइल ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान, इंडिया एक और जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। क्या वो एक मरतबा फिर ऐसी किसी मुहिम जोई का आगाज करने वाला है या ऐसा सोच रहा है? सब पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज हमने वक्त। कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अल अरबी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और ज़ाहिर बहुत मसरूफ भी हैं, लेकिन अहमद ने भी वक्त दिया। अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। अहमद साहब, आपकी इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा खालिद चिश्ती साहब से करना चाहती हूँ। चिश्ती साहब, ज़ाहिर जो सूरत हाल है, आज जब हम जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इस बात की कि हमारी फ़ौज ने हमेशा की तरह हमारी शान में इजाफा किया, हमारी फ़िज़ाइया में MM आलम का जो पूरा एक ज़ाहिर एक स्पेल है और जो तारीख़ है वो बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन जो ये रियलिटी आई है सामने, द 8-0 रियलिटी, हाउ यू कैन ब्रीफ दैट? जी, बहुत शुक्रिया सना आपने इनवाइट किया। नो डाउट इसमें मैटर ऑफ प्राइड है मेरे लिए भी कि मेरा इसी इदारे से ताल्लुक रहा है। बिल्कुल सर। और बहुत मेरी ऑब्वियसली एक इमोशनल कनेक्शन ये भी है कि मैं उस रात को ऑन एयर था जब मुझे पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन रूम से राब्ते में था। मुझे बताया गया जब ये जहाज़ों का, तो इनिशियली 3 या फिर 4, और फिर हमें क्योंकि काउंटडाउन हो रहे थे एज एंड व्हेन रिपोर्ट्स आ रही थी, तो फिर जब मुझे बताया गया कि 6, मैं अपने आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम कितने ग्रेसफुल हमारी एयरफोर्स थी, कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल थे। पहले मुझे 6 बताया गया, फिर मुझे कहा गया कि आप 5 शेयर कर सकते हैं मीडिया से। तो मैंने सवाल किया कि अभी तो आप 6 कह रहे थे, तो 5 क्यों? हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक क्राइटेरिया है, हमारा स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हमने डिफरेंट इनपुट्स लेनी है। जहाज की वीडियो है, रेडार पिक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम रैकेज वेरीफाई करेंगे कि जमीन पर गिरा है कि नहीं गिरा है। तो 5 जहाजों का रैकेज कंफर्म हो चुका है, छठे जहाज के बाकी सिग्नल्स, बाकी इंडिकेटर्स पूरे हैं, सिर्फ रैकेज कंफर्म नहीं हो रहा, इसलिए हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे। तो मुझे कहा गया, मैंने ऑन एयर जाकर इसी तरह अनाउंस किया, मैंने कहा अल्लाह करेगा ये 6 होंगे, लेकिन अभी मैं 5 कंफर्म कर सकता हूँ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर एक साल जब गुजरा है, तो मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से कोई डॉक्यूमेंट्रीज अपने शौक में बनाता रहता हूँ एविएशन और हीरो पैटर्न्स की, तो फिर मैंने एक साल, मुझे एक स्पेशल एक्सेस दिया गया था पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन रूम में, इन्हीं वीडियोस की, इन्हीं सबूतों का, इंडियन जहाजों को देखते हैं कि कैसे गिरे हैं। तो मैंने एक साल रिसर्च करके जब एस्टेब्लिश किया, और पाक फ़िज़ाइया पहले ही कर चुकी थी कि 8-0 है, और मैंने भी परसों 6 तारीख को मैंने अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री डाली थी, उसका नाम ही यही था, द 8-0 अच्छा, मैं आपके खालिद साहब आपकी बात की कदर करना हो रही है, मैंने आपके चैनल पे देखा और मैंने तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, मैं हैरान थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपका स्लग सेम था, हमारी जुबान में उसको स्लग ही कहते हैं या कैप्शन कह ले, और वो सेम था। और कल जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बात सच्ची हो गई, द 8-0 रियलिटी।
जी, 80 रियलिटी मैंने यही कहा था उसके अंदर, और एक दिन पहले रिलीज की। लेकिन मेरा उसमें कारनामा इसलिए नहीं है कि पाक फिजाइया ने मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे डाटा शेयर किया गया। और सही। मैं तो सना 1 साल से पाक फिजाइया से सबमिट कर रहा था, दरखास्त कर रहा था कि आप इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करें आई नो। और रिवाइज करें। और वो क्योंकि पाक फिजाइया इंतहाई ग्रेसफुल है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा प्रोजेक्शनिस्ट नहीं है, अपने आप को बताना नहीं चाहती, ग्लोरीफाई नहीं करते। तो वो कहते थे कि नहीं, हम मूव ऑन कर गए हुए हैं, जंग खत्म हो चुकी है, हम तो अगली तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैं जब सारा डाटा, क्योंकि मुझे ये एक्सेस हुआ, तो मैं एस्टेब्लिश कर चुका था। फिर मैंने उनसे इजाजत ली कि देखिए मैं 80 ही कहने लगा हूं, जो मेरे पास डाटा है, मेरे पास तो सबूत है, तो मुझे इजाजत मिली कि अच्छा ठीक है आप कह दें। तो मेरी खुशकिस्मती कि वेरी नेक्स्ट डे एयर वाइस मार्शल तारिक काजी ने आकर 80 किया, वरना मुझ जैसे तो 100 रिसर्चर और वीडियो बना लेते, ऑथेंटिसिटी ना मिलती जब नहीं नहीं, तक पाक बट फिजाइया खुद ना कहे। एग्जैक्टली तो आई एम ग्रेटफुल ऑथेंटिक टू होना दिस। बहुत, बिल्कुल आपकी प्राइड है और आप सब हमारी प्राइड हैं खालिद साहब। और कल भी जब मैं गाजी साहब को देख रही थी, सो आई वाज सरप्राइज द वे ही स्पोकन, मतलब बड़ा हाथ रख के उन्होंने कहा मुझे कहने दीजिए कि हम 80 पर खड़े हैं, इतनी आजिजी के साथ, इतने ग्रेस के साथ। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी आपके साथ खालिद साहब। अहमद साहब, जब पूरी पिछले साल की जंग थी, आपको भी याद होगा, हमने आपसे पूछ पूछ के दुनिया जहान के सवालात के, ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और आपने एक किताब बाकायदा पूरी रिसर्च ओरिएंटेड लिखी। दुनिया आज उस ट्रुथ को जानती और पहचानती है कि पहलगाम ऑपरेशन से लेकर बुनियानुल मरसूस तक का सफर जो पाकिस्तान ने तय करवाया अमन का, वो सामने। लेकिन अहमद, अब सवाल जरा मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया अपनी सालमियत और बका के लिए, वो 10 से 15% था। हम इससे कहीं ज्यादा एडवांस हैं, और आज जिस टेक्नोलॉजी पर दुनिया बैठी है, हम उससे बढ़कर ही जाहिर काम कर रहे हैं। व्हाट यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट दैट कि क्या इंडिया, जैसे आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, मेरे ख्याल कल का आर्टिकल है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, उधर बाकायदा तौर पर लिखा जा रहा है कि इंडिया इज making some kind of an effort about the new escalation. So do you think that कि exactly कुछ ऐसा होने लगा है, या वो कुछ सोच रहे हैं ऐसा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, भारत का जो हम जंग के दौरान भी ये बात कर रहे थे, इवन जंग से पहले भी 2021 ऑनवर्ड्स भारत जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा असलहे का इंपोर्टर बन के सामने आया, बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ का उसने असलहा खरीदा। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है, एनालिस्ट ये बात करते हैं कि वो जंग इस वजह से हुई क्योंकि यूरोप में असलहा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था कि सिक्योरिटी डायलेमा एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि वो क्रिएट इस तरह से होता रहा कि फिर इवेंचुअली इट एंडेड अप इन वर्ल्ड वॉर 2। यानी आप सेफली ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 इस वजह से हुई कि यूरोप में असलहा बहुत ज्यादा था, और उस वक्त यूरोप के डिफरेंट ममालिक में जितना असला था उतना असला तो इंडिया पागलों की तरह खरीदी। इसको इंपोर्ट फ्रेंजी में ये जो डूबा हुआ था 2021 ऑनवर्ड्स, फिर उसके अंदर एक डिफरेंट डिबेट खाते हैं सारे, इनकी करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो सारा कुछ। फिर इन्होंने अपनी जो घर की ऑडियंस है उसको, डोमेस्टिक ऑडियंस को भी इन्होंने सफाई, जैसे आपने देखा कि किस तरीके से ये खालिद शेख साहब बेहतर बताएंगे, राफेल जैसे प्लेटफॉर्म को इन्होंने पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्वाइज और पोलिटिसाइज कर दिए। सो ये जो सारा मामला चल रहा है, आप इतना असलहा खरीद रहे हैं तो आप क्यों खरीद रहे हैं आप? तो उसी हिसाब से हम पहले भी, जंग से पहले भी हम ये कह रहे थे कि इंडिया प्लान्स अ मिसएडवेंचर। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर यूनी पार्टी गवर्नमेंट लेके आनी है कि जिसमें बीजेपी रूल करती रहेगी थ्रू आउट, प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहेंगे लेकिन बीजेपी ही रहेगी, एक ये इनका प्लान था। फिर उसके बाद उनका प्लान ये था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी वॉर ट्रॉफी अगर दिखाएंगे तो हम लेजिटिमाइज कर लेंगे अपनी लीडरशिप को, आने वाले कई दिहाइयों के लिए हम कहेंगे कि ये हमारे हीरो पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, तीसरा उनका ये था कि जो चलता भी है कि उन्होंने अपने अंदर जो पॉलिटिकल, जो उनका स्कूल है, जो उनका वोटर बैंक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए एंटी पाकिस्तान रेटरिक बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इंडिया का उसी हिसाब से इन्होंने फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा है वो इन्होंने प्लान किया। उसका जवाब जो पाकिस्तान ने दिया वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। एक शो में हम पिछले हुए थे तो उधर उन्होंने कहा कि आउट जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए इंडिया के लिए। सो वो उनके लिए जो था वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जो सोच भारत के अंदर मौजूद है, इतना ज्यादा ओवर कमिट कर चुके हैं अपने मीडिया के थ्रू, अपने पॉलिटिशियंस के थ्रू, कि अभी भी इनको ये लगता है, ये
ये थॉट प्रोसेस उनके यहाँ मौजूद है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेंटर स्टेज पे आया क्योंकि उसने हमें मारा है, और हमारी उस जंग के बाद जो है हमने मार खाई, इस वजह से हम बैकफुट पे चले गए हैं। अगर हमने इस डैमेज को कंट्रोल करना है तो हमें पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कोई मिस एडवेंचर और एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करना है ताकि हम सेंट, अब ये सोच वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान सोच का तो कुछ नहीं कर सकता ना, हमने आजादी दी हुई है सोचने की, हम उस सोच पे एक्ट करने से रोक सकते हैं। वो हमने पहले भी रोका, वो हम दोबारा रोकेंगे, और उसके साथ थोड़ा सा प्राइस टैग जो टैग है वो भी अटैच कर देंगे। सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, इनका प्लान है कि ये पाकिस्तान आज करें, कल करें, थोड़े अरसे बाद करें, एक साल बाद करें, लेकिन ये जल्दी में है कि ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल मैं उसको विंडो से बाहर नहीं कर रहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं, ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन क्योंकि मार्का हक इस वक्त आने वाला है, क्योंकि ये होना था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे लिए तो ईद बनी। तो बिल्कुल जब है, हम ये बिल्कुल। कितने राफेल गिरे, कितने फौजी, क्या हुआ, कहां कहां पे हमला हुआ, दीज आर द अगली वुंड्स इंडिया के लिए, ये सारे फ्रेश हो रहे हैं। तो इससे हटने के लिए, इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी उन्होंने थोड़ी ट्रूप मूवमेंट और इस तरह की चीजें की थी ताकि पाकिस्तान का फोकस सेलिब्रेशंस के ऊपर ना जाए। सो वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और थ्रेट जो है इंडिया का वो तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ये दो चीजें हैं जिनको हमें मिला के देखना चाहिए। अच्छा अहमद, आपसे मैं सवाल लेके फिर खालिद साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं अभी, जाहिर है इनके जो बंगाल के इलेक्शंस हुए हैं, मैं उसमें भी देख रही थी कि वहां तो ममता बनर्जी ने क्लियरली, मैंने खुद उनको सुना है ममता बनर्जी को मुख्तलिफ टेलीविजन पर और यूट्यूब पर, वो कह रही हैं कि पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम था उसको हैक किया गया, और वो कह रही हैं कि एक नाजायज तरीके से एक हुकूमत बीजेपी की, बहरहाल आपको पता है कि वो फॉर्म हो गई है, मेरा ख्याल है 5 बजे उन्होंने वहां ओथ भी लेना था उनके लोगों ने, तो वो भी ले लिया होगा। बट इन अदर वे इनसाइड इंडिया भी एक बहुत बड़ी हीट जो है वो मुसलसल बुनियादों पर बढ़ रही है टुवर्ड्स द बीजेपी एंड स्पेशली फॉर द नरेंद्र मोदी। हाउ यू कैन एलैबोरेट फॉर दिस, कैसे आप इसको एलैबोरेट करेंगे? बिकॉज एक नफरत तो है, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि अमेरिका में बैंड था, पूरी दुनिया उसको दहशतगर्द के नाम से जानती है, वो आज प्राइम मिनिस्टर बैठा है, लेकिन विद इन इंडिया भी अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें उसके हाथ से जा रही हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक रीड कर रही हैं, बिल्कुल आई 100% एग्री विद योर रीडिंग। बुचर ऑफ गुजरात जिसकी सीवी पे लिखा हो, जिसके पास इसके अलावा कोई अचीवमेंट और कोई एजुकेशन ना हो, जिसको ये कहा है कि तुमने गुजरात में औरतों और बच्चों को ज़िबा किया, और वो आगे से कहे कि मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा करूंगा, इस शख्स को जब आप एक ऐसी डाइवर्स कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर या हेड बना देंगे कि जिसमें आप, जिसके बारे में इंडियंस खुद कहते हैं कि भारत के नक्शे से आज आप रियासतों के नाम हटा दो, शायद ही कोई भारतीय हो जो वापस वो नाम लिख सके। ये तो इनका यूनिटी का है। सो इट हैज ऑलवेज टुक अ मुस्लिम रूलर, पिछले 1000 साल में इट ऑलवेज टुक अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। मुस्लिम्स इंडियंस को यूनाइट करते थे क्योंकि उनका एक सिविलाइजेशनल एथोस और हिस्ट्री और कलेक्टिव कॉन्शियस, ये लोग यूनाइट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। आपने वेस्ट बंगाल की बात की है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन तो आज हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में पिछले 2 साल से आग लगी हुई है। जो कत्लेआम वेस्ट बंगाल में रेगुलरली हो रहा है, जो बगावत वहां पे भारत की रियासत के खिलाफ हो रही है, वो अपनी जगह है। और ये इलेक्शन, आई कैन सेफली से, दुनिया में बड़े इलेक्शंस ऐसे हुए हैं कि जिस इलेक्शंस के नतीजे में उसके बाद मुल्कों के अंदर ऐसे डेंट पड़े हैं, ऐसा टूटा है मुल्क के, वो नहीं सका। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर 9 मिलियन के करीब लोगों के वोट्स को जो बिल्कुल साइड लाइन, ये छोटी फिगर नहीं है, जो साइड लाइन कर दिया, इसका जो इंपैक्ट आएगा वो बहुत बुरा आएगा। अभी बड़ा बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है अहमद, इसी की कंटिन्यूएशन के साथ। लेकिन खालिद साहब, हर फौज जो है उसका एक मोराल होता है। एक ऐसी फौज, हमें पता है कि कैपेसिटी तो नहीं है, इंटेलिजेंस भी उनकी उस तरह की नहीं है, लेकिन कैपेसिटी की अगर हम थोड़ा सा उसको क्वेश्चन करें, एक फौज को, अक्सर ये सवाल आपसे शायद किया भी गया हो, हर आदमी अपनी खामियां और खूबियां बेहतर तरीके से जानता है। इनके पास, अब कल भी बताने को, मैं कह रही हूं ना, मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी सुनी थी, कुछ बताने को नहीं था, सिर्फ आए बाएं शाएं कर रही थी इनकी पूरी जो आर्मी के इनके लोग बैठे थे। आपका ख्याल है कि इस वक्त इस पोजीशन में है इंडियन आर्मी या उनके लोग कि वो किसी नए मिस एडवेंचर को सोच भी सके? बिकॉज काफी मार पड़ चुकी है, पिछले साल ही तो हुआ है सारा कुछ। देखिए सना, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे भी 2-3 दिन से यही सवाल हो रहा है कि वो सोच सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे अहमद साहब कह रहे थे, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। चले पाबंदी जिस पर है वो है हमारा रिस्पॉन्स, कि वो क्या होगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जिस तरह रिटेलिएट पहले किया, तो आप एक दफा हमलावर होते हैं, वो आपकी चॉइस होती है, आप हमलावर होना चाहते हैं, तो फिर आपने हिट बैक भी तो लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपको। उस दिन उन्होंने जो हमला किया 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात, वो उनका क्या प्लान था? उसके बाद जो पाकिस्तान ने
न्यू नॉर्मल नहीं होने दिया और बैलेंस वापस अपने हक में कर लिया, उसकी कीमत होनी चाहिए। और सादा आप जैसे नौजवान होंगे, आपके व्यूअर्स, मैं उनको बताता चलूं कि तो ऐसे ही है ना, मैं किसी के नाक में मुक्का मारूं, उसके नाक से खून निकले, तो फिर मेरा मेरा अपना सर भी तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए ना। फिर जब मैं किसी के साथ ये करूंगा तो वो अगर उन्होंने सिक्योर कर लिया 1 साल के अंदर तो फिर शौक पूरा कर लें, और अगर नहीं सोचा तो इंडोर तो वो जरूर ब्रीफिंग करते होंगे ना कि कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, क्योंकि उनके इंडियन एयरफोर्स चीफ को तो 90 दिन बाद भी शक था कि 5 है या 6 है। ये 9 अगस्त की उनकी तकरीर उठा के देख ले, 3 महीने गुजर चुके थे ऑपरेशन को, तो उन्होंने कहा कि वो अब 5-6 जहाज हमने मारे हैं। 2 महीने और गुजर गए, टोटल वाकई को 5 महीने गुजर गए, तो कहा 10-12 जहाज हमने मारे हैं। एयरफोर्स चीफ जो जिसको उस दिन शाम को सारा पता होना चाहिए था, मैं एज अ फाइटर पायलट मैं बता सकता हूं कि हम तो उस दिन छुट्टी नहीं करते, जितने बॉम्ब हमने पीस टाइम प्रैक्टिस में जो गिरा के आते हैं, तो जब तक डीब्रीफ ना हो, लेसन ड्रॉ ना हो, थोड़ी डांट ना पड़े, अगर बॉम्ब अच्छे ना लगे हों, हम तो छुट्टी नहीं कर सकते उस दिन, घर नहीं जा सकते। तो वो कैसे घर जाते रहे 5 महीने तक, जिनको अपनी एयरफोर्स का यही नहीं पता। आप एक प्रेस्टिजियस फौज की बात कर रहे हैं और उसके मकाम की बात कर रहे हैं, उधर तो मसला खाने पीने का है। उनके फौजियों की जो वीडियोस निकलती हैं, उन बेचारों को दाल रोटी नहीं मिलती, और जिस एयर चीफ का आप उनके बता रहे हैं, उस बेचारे को अपना कुछ नहीं पता होता, वो जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, आई लिटरली मैं सोचती हूँ कि क्या लफ्ज बोलने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ पाऊं, वो बहुत ही मिसलीड करते हैं चीजों को। लेकिन अहमद, एक सवाल और भी उभर रहा है। एक तो नॉन प्रोफेशनल फौज है, हमें पता है, खालिद साहब इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन अब सवाल एक और भी है कि देखिए, फॉरेन जो आपका पूरा पॉलिसी है, इंडिया हर बारी आपको कह रहा था ना कि ये दहशतगर्द, वो दहशतगर्द, आज तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि यही दहशतगर्द हैं, यही प्रमोटर्स हैं, इन्हीं की प्रॉक्सीज हैं। जब यहां जंग लगी हुई थी तो वो अफगान रिजीम के वजीर खारजा से बगलगीर हो रहे थे और उनको तोहफे तोहफे देके बिठाया हुआ था अपने पास। सो इट्स अ क्लियर मैसेज टू ऑल अबाउट द वर्ल्ड, आई मीन कि कहां से प्रमोशन कहां से हो रही है दहशतगर्दी की। क्या स्टिल आपको लगता है कि कहीं इंडिया अपनी इस सिफारती तन्हाई को कम करने में कामयाब होगा, और कैसे पॉसिबिलिटी होगी अगर ऐसा होता है तो? जी, मैं सना साहिबा, इस पे मेरा बड़ा क्लियर स्टैंस है एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आने वाले फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को उस जगह के ऊपर लेके जा सकता है जो अब से 15 साल 20 साल प्रोपेगेंडा बिल्ड करके और योगा कंट्री और मूवीज और ये सारे झूठ बोल के इन्होंने उसको वहां पे लेकर गए थे। उसकी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसमें, वो मैं आपके साथ आपकी खिदमत में रखता हूँ कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे जहां तक दहशतगर्दी की बात है, अब ये एक फैक्ट है हिस्टोरिकल जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान अभी इस वक्त पूरी दुनिया में पिछले 200-300 सालों में वो दहशतगर्द तंजीम जिसके सबसे ज्यादा फाइटर हैं, 10 लाख फाइटर्स वाली जो दहशतगर्द तंजीम थी, उसका नाम मुक्ति बानी था, जो इंडिया ने क्रिएट की। साउथ एशिया, मिडल ईस्ट के अंदर पहली दफा खुदकुश हमला, सुसाइड बॉम्बिंग, तामिल टाइगर्स के जो डेथ स्क्वाड जिसको ब्लैक टाइगर्स कहते थे, थिरमोजी राजा रत्नम, उसको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ट्रेन किया। बीएलए, टीटीपी जैसी दहशतगर्द तंजीमें भारत ने अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट की। और ये सिर्फ रीजनल जो दहशतगर्दी है, नेपाल के अंदर इन्होंने अभी इस साल फरवरी के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी करवाई, एयरपोर्ट के बाहर 4 लोगों को कत्ल कराया। बांग्लादेश के अंदर इन्होंने वो उनका यंग स्टूडेंट लीडर उसको कत्ल करवा दिया। म्यांमार के अंदर इन्होंने ड्रोन भेज के अभी पिछले दिनों दहशतगर्दी करवाई, लोगों को वहां पे इन्होंने कत्ल करवाया। सो ये एक, और उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर कनाडा में, अवतार सिंह खाड़ा का मर्डर इंग्लैंड में, गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर टेररिस्ट अटैक यूएस में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों के ऊपर अटैक। सो ये दिस इज अ लॉन्ग दे हैव अ, जो दहशतगर्दी है वो क्या उसे कहते हैं, इंडिया यूजेस इट्स फॉरेन पॉलिसी के अंदर दहशतगर्दी को एज अ टूल इस्तेमाल करती है। और अब ये बात पूरी दुनिया के सामने वाजे आ गई। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर एक जो फेक प्रोपेगेंडा था दहशतगर्दी का, आज पाकिस्तान, अगर दुनिया में कहीं पे अमन की बात होती है तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस एम्बेडिंग के थ्रू जो उनके नाम आता है वो पाकिस्तान का आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड कराया, सीज फायर करवा के दी। सो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिपेंडेंट कर लिया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का सक्सेस इंडिया का फेलियर है, पाकिस्तान का फेलियर इंडिया का सक्सेस है। नाउ आई सी पाकिस्तान का सक्सेस मजीद इंक्रीज होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसी प्रिंसिपल के थ्रू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिक्लाइन की तरफ जाती रहेगी। तो जब आप ये सवाल करती हैं कि क्या इंडिया वापस अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकेगा फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, तो उसका ये जवाब है, क्या आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिक्लाइन की तरफ देख रही हैं? तो आप जवाब देंगी कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सक्सेस की तरफ देख रही हूं। जब पाकिस्तान की
फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस है तो ऑटोमेटिकली इंडिया जमीन बोस होती रहेगी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है। अहमद हसन अल अरबी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का भी वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़ाहिर है मार्का हक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हम जरा अब ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जिस एस्केलेशन को एक मरतबा फिर दोहराने की कोशिशों में है, इसके क्या रिपरकशंस के हवाले से वो सोच भी रहा है? यानी फिर तो ये कहना पड़ेगा ना कि ये जो पहलगाम का वाकया खुद रचाया, फिर जाहिर है उसका जवाब उनको मिला मार्का हक की सूरत में। सबक नहीं सीखा हिंदुस्तान और इंडिया ने, तो क्यों नहीं सीखा और क्या करने वाला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से और बिलखुसूस इस जश्न में और इस खुशी के दिनों में हम ये ज़रूर याद रखना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो जो तैयारियां कर रहा है उस पर भी हमारी नज़र है। और इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, ज्वाइन कर रही हैं मरियम फातिमा साहिबा, दिफाई तज्जियाकार हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो पहले सवाल में मरियम की तरफ ले जाऊं क्योंकि फिर मुझे आपसे थोड़ी सी डिटेल्स में कुछ चीज़ों पर बात करना है। सो मरियम, थैंक यू वेरी मच अगेन। मैडम मरियम, ज़रा आप भी देख रही हैं, एक जानिब तो आपको बहुत बहुत मुबारक अगेन, और अगर आप पिछले साल की कोई अपनी मेमोरी हमारे साथ बिलखुसूस बुनियानुल मरसूस के हवाले से शेयर करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन साथ ही मेरा सवाल भी है कि आप समझती हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान, इंडिया, क्योंकि लोग कहते हैं ना, बाज़ लोग उसको हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानते, तो मैं कहती हूँ भाई सारे नाम ले लो जिससे आप जानते हैं दुनिया उसको, इंडिया है, भारत है, जो भी उसका नाम है, इस वक्त वो एक मरतबा फिर ऑपरेशनल अपनी तैयारियां कर रहा है एक नई जंग के लिए। क्या आप समझती हैं कि इस मिस एडवेंचर को अभी भी इंडिया हैंडल करना चाहेगा, या उसके लिए अपने आप को जो तैयारियां कर रहा है उससे उसको किस तरह का फायदा आप समझती हैं कि वो हासिल करने की कोशिश में है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदू करने के लिए सना। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। मेरा ख्याल है कि जो मेरे कुछ पर्सनल जो ज़ाती मेरे जो, अगर आप पूछेंगी कि मेरे क्या तजुर्बात थे लास्ट ईयर, तो मैं प्रोफेशनली भी आपको बता दूं कि एज एन एनालिस्ट, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं एक ऐसी लोकेशन पे रहती हूँ जिसमें पिछले साल जो है ब्राह्मोस मिसाइल्स जो है वो मारे गए और 2 मिसाइल्स वहां पे गिरे। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि मैं आपको एक एज अ पाकिस्तानी मैं आपको एक कौम के तौर पर बता रही हूँ कि एक्सट्रीम मैंने डिसिप्लिन देखा, मैंने बिल्कुल कोई फ्रेंजी और फ्रैंटिक और पैनिक नहीं देखा मैंने, और बिल्कुल पुरसकून अंदाज में जो है मैंने उस सारे बात को निबटते हुए देखा। और मैंने ये भी नोट किया कि हमारी कौम में, चाहे वो खवातीन थी, बच्चे थे, सिविलियंस थे और आर्म फोर्सेस के जो भी हमारे आसपास के लोग रहते थे, उन सब की जो है मैं समझती हूँ कि एक बहुत कूल माइंडेड सी अप्रोच थी टुवर्ड्स दैट इंसिडेंट। उस सारे जंग में वो तो आखिरी रात को हुआ, और उससे पहले जो थी मुसलसल 3-4 दिनों से जो है आपने देखा पूरे मुल्क में जो है एक किस्म की जंगी हालात थे, और इंडिया जो था उसने उससे पहले अटैक कर लिया था। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने एज अ कौम बहुत कोहेजन के साथ, बहुत इस्तिकामत के साथ उस सारे मामले को डील किया। मैं ये समझ रही हूँ कि मैं, चूंकि मेरा कुछ जो है ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के साथ मेरा ताल्लुक होता है प्रोफेशनली, जिनके कुछ डिप्लोमेटिक मिशंस जो है इंडिया और दिल्ली में भी थे, तो उनका मुझे उनसे पता चला कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक फ्रेंजी थी, पैनिक था, यहाँ तक कि जो आम मिनरल वाटर की बॉटल्स थी दिल्ली से वो गायब हो गई थी, और लोग जो थे एक परेशान कुन सूरत हाल में शिकार थे। और मीडिया को तो आप खुद देख ही रही थी कि वो किस किस्म का जो है वो फेक इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र पूरी दुनिया ने जो है इंडिया का एज अ मिजाज एज अ कौम देखा, और हमारा भी मिजाज एज अ कौम दुनिया के सामने आया। और इसके अलावा जाहिर है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी, जहाज़ गिराए, वो मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग थी, सारा कुछ इन प्लेस था, बहुत ट्रेनिंग थी। और अब आपने ये बाद में, अब मैं जिक्र करती चलूँ कि आपने बताया कि हाउ डू आई सी कि इंडिया रीइंफोर्स कर रहा है अपनी कैपेबिलिटीज़ को। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया को चूंकि एक एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है इंटरनेशनली,
वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर खुद को जो है उसने एक फसाड क्रिएट किया हुआ था। उसने वेस्ट से बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फायदे लिए हुए थे। तो पाकिस्तान के साथ उस मौके में जो है वो फसाड खत्म हो गया। और प्लस अगर मैं इसको रोल थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूं आपके लिए, तो चूंकि इंडिया खुद को एक रीजनल हेजेमॉन के तौर पर, एक सेंट्रल पावर के तौर पर पोर्ट्रे करना चाहता था, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की, और उसका ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान को डिसिप्लिन करेगा, पाकिस्तान को एक छड़ी दिखाकर जो है वो सर जो है नीचा करने पे मजबूर करेगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तानी क़यादत बहुत क्लैरिटी के साथ सोच रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो पहली ही रात उनको ब्लो दिया जी, वो उसका मकसद ये था कि कॉस्ट्स ऑफ वॉर इतने ज्यादा इन्फ्लिक्ट कर दिए पाकिस्तान ने कि इंडिया को जो है जाहिर है एक तरह से उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर भी था, उनकी प्लानिंग की भी कमी थी, उन्होंने राफाइल्स को इंटीग्रेट भी नहीं किया था। तो ये सारी सूरत हाल के पेश नजर अगर आप देखें तो इंडिया के ऊपर उसका बहुत शदीद फॉल आउट हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो पहली रात में एस्केलेशन लेडर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मरियम साहब आप ये कहना चाहती हैं कि वो अपनी खिफत मिटाने के लिए दोबारा ये अमल दोहराएगा, अभी नहीं कब तो कुछ दिनों बाद, यही कहना चाह रही है मरियम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंडिया जो है वो मुसलसल इस पूरे खित्ते को, साउथ एशिया को सिक्योरिटी डिलेमा से दो चार कर रहा है। सिक्योरिटी डिलेमा हमारे स्ट्रेटेजिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो मुसलसल जो एक्विजिशन ऑफ वेपन्स करता है, टेक्नोलॉजी करता है, तो उसकी वजह से जो दूसरा जो राइवल होता है, दूसरे जो उस खित्ते में एक्टर्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान है, वो मुसलसल अपनी डिफेंस को मजबूत बनाते रहते हैं और उसके लिए उनको भी एक्विजिशन ऑफ वेपन्स करना पड़ता है। तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट स्पाइरल और एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। सो ट्रू। मैं मरियम आपकी बात को जरा ब्रिगेडियर साहब तक लेके जाती हूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब से भी जरा इस पर बात करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो इंडियन फौज है ये क्राइसिस ऑफ कमांड से गुजर रही है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों से सुन के काफी चीजें हमने भी सीख ली है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल ही कर रहे थे ना इंडियन वाले भी, मुझे यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। दूसरी जानब जो बात मरियम कह रही है, अरे असला ले रहे हैं, पूरी दुनिया से समेट रहे हैं, फिर दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे कॉलम्स लिख के जा रहे हैं कि एस्केलेशन की तरफ वो फिर आमादा है, यानी कि सबक नहीं सीखा। What they can do it? I mean, अब जब कुछ नहीं है, कैपेसिटी की बात हमने आपसे पहले भी की थी, आज भी वही सूरत हाल है, क्राइसिस ऑफ कमांड मौजूद है, किसी तरह का कोई नैरेटिव नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, तो ये क्या ही कर लेंगे और क्या करेंगे अब नेक्स्ट? सना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी वर्सेस इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, या आपकी जो सेकंड लाइन फोर्सेस हैं उनको भी देख लें, तो उसके अंदर कंपैरेटिवली न्यूमेरिकली हम इंडिया को अपने से एक एज के ऊपर देखते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप उनके पास वेपन इक्विपमेंट देखें तो वो भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उससे कंपैटिबल है। यानी रफेल की अगर आप करेक्टरिस्टिक्स निकालें तो इट मैचेस एनी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इन दी वर्ल्ड, बल्कि मैं कहूँगा उसमें JF-17 थंडर थोड़ा नीचे आ जाता है। हो सकता है J-10C जो है वो उसकी इक्वल है, लेकिन फिर भी जो रफेल का रडार है, थेल स्पेक्ट्रा रडार जो है, वो 360 डिग्रीज की ऑपरेशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है पायलट को। उसके अंदर जो मेटेओर मिसाइल लगा हुआ है उसकी रेंज जो है वो इतनी है जितनी PL-15 की रेंज है। PL-15 ने उसको 45 किलोमीटर 30 से 40 किलोमीटर जो एडवांटेज लिया जब हमने रफेल को हिट किया, वो अच्छी टैक्टिक्स, अच्छी टेक्निक थी PF की, एयरफोर्स और पायलट की, जिसने उसको हैंडल किया। लेकिन इसके अंदर जो चीज सामने आती है वो यह एक याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी फौज को अपना पॉलिटिकल नैरेटिव स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे फौज का कल्चर मिटा देते हैं। जैसे कश्मीर के अंदर 6 लाख की फौज डिप्लॉयड है, अगर तो उसका मकसद कश्मीर के अंदर किसी तरह से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक को कंट्रोल करना था तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड होना चाहिए था, 5 साल 7 साल 9 साल, लेकिन अभी तक वो डिप्लॉयड है और जो काम वो वहां पे कर रहे हैं दैट इज अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल। कि आप सिविलियन के साथ जब आप सिविलियंस को टारगेट करते हैं तो इंटरनेशनल कवानीन ये कहते हैं, आर्टिकल 53 आप पढ़े
जो कहते हैं स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस में वॉर क्राइम काउंट होता है। उसके साथ साथ वहां पे कोई 18 के करीब एंटी ह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं जो इंसानियत की तजलील है, और उसके जरिए इंडियन आर्मी वहां पे ऑपरेट कर रही है। सो इसका मतलब इट इज एजिटेटिंग, और वो लेके चल रही है पॉलिटिकल एजेंडे को। अब आप आ जाइए मेनलैंड इंडिया की तरफ, वहां पे आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए। मैं कोई थ्योरी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पेश करता हूँ कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो इंडिया के नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से उड़ान भरी थी ये बता के जी मेरे मुल्क में बहुत हमला हो गया जी, दहशतगर्दी हो गई जी, मर गए हैं जी, हिंदुओं को मार दिया है। व्हेन ही रीच्ड इंडिया, जब वो पहुंचा तो अगले दिन वो ये बजाय कि पहलगाम पे कॉन्फ्रेंस करता, वहां पे लोगों को बुलाता, उनको पैसिफाई करता, ही वेंट टू बिहार, क्योंकि बिहार के इलेक्शन हो रहे थे। उसने जाके वहां जो तकरीर की उसको कभी पढ़िएगा, इट वाज नथिंग एल्स बट पाकिस्तान बैशिंग। तो इसका मतलब ये है कि वो पहलगाम के वाक़े को और हर इलेक्शन के वाक़े को, इवन अभी बंगाल में भी जो हुआ है तो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो उनको इस्तेमाल करते हैं, अपनी फौज को इस्तेमाल करते हैं, अपनी एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपनी पॉलिटिकल वायबिलिटी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल इलेक्शन जीतने के लिए। यही चीज अब आ जाइए आप अपने इस वाक़े की तरफ पहलगाम के बाद। और पहलगाम के बाद जब वाकया हुआ तो इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में भी सिविलियन टारगेट को एंगेज किया था, इस दफा भी सिविलियन टारगेट्स को एंगेज किया रात के 12 बजे। मस्जिदें भी बंद होती हैं 12 बजे, मदरसे भी बंद होते हैं। आपने 21 टारगेट हिट किए, 12 आपने स्पाइस 2000 मिसाइल फायर किए, और उसके बाद आपने पाकिस्तान को रिंग करके कहते हैं जो कहा कि हमने पाकिस्तान फौज को कहा कि जी अब हमने तो आपको नहीं एंगेज किया तो आप इसके दरमियान में ना आइएगा। अब आप बताएं कौन सी बेवकूफ मुल्क होगा जिसकी फौज दरमियान में नहीं आएगी। आज मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उससे किसी ने सवाल किया कि जी आप ईरान के साथ क्या करें। उसने कहा जी अगर ईरान, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, इसको कोई, उसने कहा अगर ईरान की नेवी हमारे पर फायर करेगी तो कोई स्टूपिड एनिमी होगा जो जवाब नहीं देगा। सो मीनिंग देयर बाय कि जब वो पाकिस्तान ने जवाब दिया तो इट वेंट ऑन टू द मिलिट्री। आपकी कतई कलामी में करना नहीं चाह रही थी, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए एक रियलिटी चेक भी तो होता है ना। आपने सर्व किया आर्मी के अंदर, आपको पता है कि रियलिटी चेक कैसे होता है। मतलब जब कल भी मैं बार बार इस चीज को, जब गाजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता रहे थे ना कि मुझे कहने दे कि हम 8-0 पे खड़े, तो वो फिर भी बहुत जिसे कहते हैं ना प्राइड तो ले रहे थे, लेकिन फिर भी कसरे नफसी से काम ले रहे थे। अब आप इंडिया की अगर कंपैरिजन की बात करते हैं, उनको पता है कि कैपेसिटी नहीं है, जहाज, अल्लाह ताला माफ करे, हम तो फिर भी इंसानियत रखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि भाई उनके तो तरबियत ही तैयार है, उनसे नहीं उड़ रहे, वो क्या रफेल उड़ाएंगे और वो क्या S4 को जो है वो ऑपरेट करेंगे। सो उनका रियलिटी चेक, यानी जो विद इन जो दायरे, उनके भी कमांडर होंगे, उनके भी फौजी सिपाही कुछ लोग होंगे जो चीजें लॉन्च करते होंगे, वो कह रहे होंगे सर आपने हमें दिया कुछ है नहीं, चलता कुछ है नहीं हमसे, हमारा मोरल डाउन हुआ हुआ, बिकॉज दुनिया में फौजें मोरल से ही बढ़ती हैं आगे। तो उस कैपेसिटी में मैं पूछ रही हूं कि हाउ दे कैन इवन थिंक अबाउट द अनदर एडवेंचर। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि रियलिटी चेक तो आप उस वक्त करेंगे ना जिस वक्त आप प्रोफेशनल काम करेंगे। दैट्स आई एम आस्किंग। प्रोफेशनल काम के लिए जब रियलिटी चेक तो आप करेंगे जब आप, यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, शायद उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यस सर। कि जब लास्ट टाइम 2019 में पाकिस्तान पे हमला किया, उस रात जिस रात हमला कर रहे थे उस मौसम बहुत खराब था, बादल बड़े हैवी थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो उनके एयर चीफ ने कहा कि जी एक दिन के लिए कैंसिल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। उसने कहा नहीं, बादलों में जहाज चुक जाएंगे। अब दूसरी बात और सुन लीजिए, इंडिया का एक बीजेपी का लीडर है, उसकी स्टेटमेंट आई है अभी, उसने कहा अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो ना तो आप अपने जिस्म के ऊपर गाय का गोबर लगा लीजिएगा तो आपको तापकारी के असरात नहीं होंगे। अभी एक और स्टेटमेंट आई है, उसने कहा जो इंडिया का न्यूक्लियर का जो इंचार्ज है उसकी स्टेटमेंट आई है कि जी हमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये अग्नि मिसाइल जो है इनको लॉन्च करने से पहले गौमूत्र से धो लेना तो जाके अच्छी जगह टारगेट पे लगेंगे। अब मेरी बताइए, आप बताइए, जहां पे लीडरशिप की सोच का ये आलम हो, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, आई टोटली बिल्कुल है कि अब जब ये चीजें हों तो उसके अंदर आप रियलिटी चेक में किस तरह जाएंगे जब आपको सही है लेकिन हम चाहते हैं कि चलो कहीं शायद कोई कहते हैं ना सैनिटी प्रिवेल करे, कोई सेंसलेस जनूनियत में सना जब आप मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व, देखिए
दैट्स द पॉइंट। जब आप मजहबी फ्रेंजी, रिलीजियस फ्रेंजी में इन्वॉल्व होते हैं ना, जब जनूनियत के अंदर, जैसे अभी इजराइल और ईरान जो है, अमेरिका और इजराइल जो है वो मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व है, ज़ियोनिस्ट टेंडेंसी को एक्सटेंड कर रहे हैं 1 लाख। जब आप जनूनियत में इन्वॉल्व होते हैं फिर आप लॉजिक नहीं देखते। गजनफर साहब, मुझे बिल्कुल वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। मैं लास्ट कमेंट मरियम से। मरियम, जब जो बातें गजनफर साहब कह रहे हैं मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मतलब जहां पर सैनिटी ना हो, लोग सेंसलेस बात कर रहे हो, कमांड पे कोई हो नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा कस्साब एक मुल्क का वजीर आजम हो, हिंदुत्व उसकी पॉलिसी हो, अखंड भारत उसका ख्वाब हो, और फिर वो एक नए मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा हो। सो आप क्या समझती हैं कि हम एक और ऑपरेशन सिंदूर को, जो ये कह रहे हैं ना कि अभी जारी है, कल भी कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अगले टारगेट्स होंगे, तो क्या इनको एक और मर्तबा कोई सबक सिखाना जरूरी पड़ ही जाएगा? जैसे भी हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिकली, अगर आप इतना असला खरीद रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो वी आल्सो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एस्केलेशन। सना, लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल है कि मैं जो ब्रिगेडियर साहब जो फरमा रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस बताई। मैं आपको हिस्ट्री में ले चलती हूँ कि इंडियन आर्मी जो है, या उनकी जो पूरी की डिफेंस जो है उनका, वो हमेशा से एक सिविलियन डिक्टेटरशिप का और एक पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप का शिकार रही है। उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, एडवर्स इन्फ्लुएंस, आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, जिसकी वजह से आप देखें कि हिस्टोरिकली हमेशा से उन्होंने अपने जर्नलों को, जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस में, सिविलियन माइंडसेट का उतना काम नहीं हो सकता जितना कि वो प्रोफेशनली उन्होंने खुद को खुद एवेल्युएट करना होता है। और ये आप देख लीजिए कि उनके एक फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उनको उन्होंने स्टेट फ्यूनरल तक नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ही वाज वेरी फेमस अमंग्स्ट द पीपल। तो मैं ये इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको बता सकती हूँ कि वहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो हैं, ठीक है, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अंडर देयर सिविलियन लीडरशिप है, लेकिन उनकी सिविलियन लीडरशिप जिस तरह के उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मोदी साहब का आपको पता है खुद क्या बैकग्राउंड है, और वो एक हिंदू सुप्रेमेसिस्ट तो हैं ही सही, उनका एक विजन भी बहुत तंग है और नैरो सा है। तो जब उनके जनरल्स ने और उनके हाई कमांड ने उनको बताया है, मिलिट्री हाई कमांड ने, कि वी आर नॉट रेडी टू टेक दिस मिलिट्री एडवेंचरिज्म, बट ही वेंट अहेड विद इट, तो आप ये देखिए कि कैसा फॉल आउट हुआ है उनका। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज है या वो कंटिन्यूएशन में, इट इज इन कंटिन्यूएशन। जिस तरह के उन्होंने डिफेंस पैक्ट्स किए हैं इजराइल के साथ, और जिस किस्म की वो यूएई के साथ अभी पैक्ट्स कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आती है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक रीइंफोर्स एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं। और मुझे एक लगता है कि हमारी क़यादत और हमारे पॉलिसी मेकर्स, दे आर फुली अवेयर ऑफ इट, एंड आई एम होपफुल कि हमारे यहाँ भी उस लेवल की तैयारी है। बिल्कुल ठीक है। वेल, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बेहद शुक्रिया मरियम फातिमा साहिबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। मुझे पता है कि हिंदुस्तान के जो सीने पे वो एक मुहावरा है ना कि सांप लौट रहे होंगे, क्यों बार बार नाम ले रहे हो, मार दिया तो ठीक है ना। एक ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू है, तो अगर आप इस मिस एडवेंचर को करने के ख्वाहिशमंद हैं, जैसा कि रिपोर्टिंग हो रही है मुख्तलिफ अखबारात में, मैं बार बार कह रही हूँ, तो फिर ये भी एक मरतबा अगर आपकी ख्वाहिश है तो पूरी करें, क्योंकि DGISPR ने कल भी मुतनब्बे किया है कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो फिर पूरी दुनिया एक मर्तबा देख लेगी, दोबारा दिखाएंगे हम दुनिया को कि पाकिस्तान अपनी सालमियत, अपनी बका के लिए किस हद तक अपने दुश्मन को टिका के जवाब देने की सलाहियत रखता है। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।